विनेश, देश के बजट की हम बात कर रहे हैं और उसी पर मोदी के महाबजट को लेकर तमाम पैनल से बात भी करेंगे, लेकिन मैं अपने बारे में शुरुआत करना चाहूंगा। मैं भी बजट बनाया करता था और मेरा बजट होता था मेरी अलग अलग शर्ट और मेरी बैग की जेब में रखे हुए पैसों से। जरूरत जो होती थी उस हिसाब से पैसा किसी एक शर्ट की जेब में रख देता था और अपनी जरूरतें पूरी करता था। आप कैसे करते थे? बड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर से तब जबकि भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में आपको एक ऐसा बजट पेश करना हो जिसमें हर वर्ग कहे वाह मजा आ गया। बजट से क्या उम्मीदें हैं युवाओं की, आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर अपना पहला बजट 5 जुलाई को पेश करने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है वो बेरोजगारी की है। स्टार्टअप को आगे लेकर जाना है और साथ में ही पुराने वित्त मंत्री अरुण जेटली और केयरटेकर वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जो कदम उठाए हैं उनको आगे लेकर भी जाना है। काफी चुनौती भरा रहेगा उनका इस बार का ये बजट। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट है, 3 खास मेहमान हमारे साथ में। हमारे साथ अल्पेश फुरिया जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है, इसके अलावा भरत अजवानी जो है वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है और सिंधी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी है। इकोनॉमिस्ट हमारे साथ में है बालकृष्ण जी, इनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। उसके पहले हम सबसे पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो पूछेंगे भरत अजवानी से। अजवानी जी, ये बताइए कि आप सिंधी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी है, तो जिस तरीके से एमएसएमई में आपने काफी काम किया है, तो किस तरीके से अब इस सरकार को उसको आगे लेकर जाना होगा? करंटली द नीड ऑफ द आवर कि एमएसएमई और द ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ बूस्टिंग रिक्वायर्ड एंड the government really has to do something to really boost this, because there is almost like a crunch here, and to grow the business there are certain actions which me as an MSME would ask for or a demand for from the government. And one of the major thing what I see is that MSME has not been given any preference, and recently the crunch because of the bank, they should be considered some additional funding from the bank. स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हमारे साथ फुरिया जी भी है। ये बताइए कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? देखिए, जब स्टॉक मार्केट यही सोचता है हमेशा, क्योंकि जब भी बजट आता है बजट किस पे ऊपर डिपेंड करता है। एक होती है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो मार्केट क्या देखता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री है, वो अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो विकास के बारे में बात करते पूरे साल के हम ये विकास करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो इनकम है वो कहाँ से लेके आएंगे, वो उसका ब्यौरा पेश करते कि यहाँ से हमारी इनकम आएगी। अगर वो जरिया जो टैक्स का है और अगर जो टैक्स बढ़ जाएंगे तो वो मार्केट को पसंद नहीं आता है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ अगर टैक्स में भी कटौती हो जाती है तो वो मार्केट को सबसे ज्यादा पसंद आता है और इसी के कारण फिर मार्केट के अंदर बूम आती है। तो जो ध्यान रहेगा स्टॉक मार्केट का वो पर्टिकुलरली वही रहेगा कि निर्मला सीतारमन जी जो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो टैक्स में क्या करती है, कटौती देती है या नहीं देती है। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा इश्यू मार्केट के लिए जो खड़ा हुआ है वो है एलटीसीजी का। अगर उसमें कोई कटौती आती है तो मार्केट विल डेफिनेटली बूम। इकोनॉमिस्ट चंद्रशेखरन भी हमारे साथ में है। सर, इसके पहले जितने भी बजट हमने मोदी सरकार के देखे हैं उसमें हमने देखा कि कृषि क्षेत्र के ऊपर और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर उन्होंने जो है काफी भार दिया था, काफी कदम उठाए थे। अब इस बार आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? फर्स्ट, ऑल द पॉलिसीज दैट द बजट रिप्रेजेंट्स मस्ट एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा आर्थिक विकास धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इससे हमें एक ज्यादा गति देना है। वी नीड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा सब बजट में इतना प्रोविजंस जो है बजट प्रपोजल शुड एक्चुअली हेल्प एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। द सेकंड चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों काफी धीमी गति से चल रहा है और इन्वेस्टमेंट जब पूंजी निवेश नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट जॉब्स, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेकेंड इज वी नीड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स दैट विल encourage domestic investment and foreign direct investment. भारत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या चाहती है इस बजट में? See, small scale industry, like sir just said that
getting job is very important today. Job. So MSME can create a lot of job. In case if government can look at them by, giving them some concession somewhere, like, in case if MSME is ready to grow, and if MSMEs are ready to employ more people, if they are, if any of the MSME is giving up jobs to 100 people, they are doing those CSR activities like working on the pollution, it is working on the solar thing, those type of MSME companies should be given some benefit somewhere. तो इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारी राहत की उम्मीदें हैं और एमएसएमई को अगर बूस्ट मिलता है तो रोजगार सृजन के लिए भी ये बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, आइए पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ रोहित चहल जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गौरव अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी हैं, बैंकर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के, और इसके अलावा हमारे साथ अजीत मंडोला साहब, पॉलिटिकल एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अलावा राजीव तो हमारे साथ हैं ही, और राजीव हमारे साथ मुंबई से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने तमाम पैनलिस्ट के पास जाएं और इस बजट को आम भाषा में समझने की अपने एक्सपर्ट के जरिए कोशिश करें, अभिषेक आपके पास आ रहा हूं। क्या उम्मीदें लगा रही है फाइनेंशियल आर्थिक राजधानी है भारत की मुंबई, पिछले कुछ दिनों से राहत की उम्मीद कर रही है, बारिश से भी, तमाम परेशानियों से भी, वो क्या उम्मीद लगा रही है बजट से? बिल्कुल, देखिए मुंबई जैसे कि राजू पता है कि देश का कैपिटल कह सकते हैं कि एक आर्थिक राजधानी है, और उस आर्थिक राजधानी के लोग जाहिर सी बात है इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन हम उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं आखिरकार इनकी उम्मीदें क्या है, क्या कहेंगे बजट पेश हो जा रहा है 2019-2020 का, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके वित्त मंत्री क्या क्या आपके लिए पेश करेंगे? देखिए, उम्मीद तो कई सारी हैं और वित्त मंत्री जो हैं वो भी अनुभवी है, रक्षा में उन्होंने रह चुकी हैं, लेकिन अभी कैसा जैसी उम्मीद है वैसा मिल नहीं रहा है। अभी सबसे बड़े अल्पसंख्यक तो टैक्स पेयर हो गए 1.7%, उनको ही कुछ नहीं मिल रहा। आप टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करते हैं और उसी को सब जगह खर्च करते हैं, लेकिन उनको क्या फायदा हो रहा है? न्यू काइंड ऑफ माइनॉरिटी। बहुत सारी उम्मीदें, व्यापार में कोई फायदा नहीं है, टैक्सेशन में रिबेट नहीं है कहीं पे भी, तो ये सब उनको सोचना चाहिए कि क्या और दे सकते हैं इनको जिनसे हमें सब कुछ मिल रहा है। क्या दे सकते हैं? आपकी क्या राय है, क्या चाहिए कि वित्त मंत्री से क्या मांगना चाहेंगे कि ताकि वो कम से बजट पे देखें? टैक्स स्लैब जो है 5 लाख रुपए से ऊपर है उसमें कटौती करना चाहिए जो 10% का है उसके हिसाब से, और दूसरा जो दवाएं हैं और रोजमर्रा का जीवन है, पेट्रोल डीजल, उस पे जो जीएसटी वगैरह है उस पे कम करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं कि क्या बजट में क्या अच्छा हो ताकि आप लोगों को फायदा हो? बजट आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए। आम आदमी कैसे जीवन यापन करता है उसको ध्यान में रखते हुए उस बजट को पास करना चाहिए। नहीं तो क्या ऐसा कौन सा काम है जो कम से कम बताएं, कम से कम इंडिया न्यूज के माध्यम से वित्त मंत्री सुनेंगे आपकी आवाज और आपके सवाल क्या है? जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं, जो मजदूर काम करता है और उसको रोजमर्रा की सामानें खरीदना पड़ता है और उसको डेली का कमाना और खाना दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो काम कितना करता है। और चाहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है और मजदूर का जो मजदूरी है वो रुका हुआ है इतनी जगह। सबसे बड़ा दिनेश, कभी कभी आम जनता हमको सोचने पर मजबूर कर देती है, और यही जो जनता अभी बोल रही थी, इसने जो बात कही कि एक अलग तरीके का अल्पसंख्यक वर्ग बन रहा है जो टैक्स देता है, जाति से अलग हटकर अगर आर्थिक आधार पर सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात कह गया शख्स जी। और ये बात भी कही जाती है कि वो लोग जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए अलग से उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए और उनकी प्रतिष्ठा एक तरीके से समाज के लोगों के बीच बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरफ उद्यत हों और ईमानदारी से अपना टैक्स भरें। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा और विश्लेषण जारी रहेगा। सौरभ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट दे रहे थे कि जब ये वक्त तय हुआ, शाम को पहले बजट पेश होता था और जब ये रवायत शुरू हुई कि अब 11 बजे सुबह पेश किया जाएगा, तो ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे वजह थी। सौरभ से पूरा एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन मोटी मोटी 3-4 बातें आपको बताएं। जो ये 5 बजे प्रेजेंट होता है उस समय 11 बजते थे यूके में, और वो लेगेसी चलती आ रही है। हमने कहा ये ब्रिटिश लेगेसी है, इससे इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान है। एक तो पार्लियामेंट ओवरवर्क करता था, इवनिंग में एक्स्ट्रा चलाने के लिए करोड़ ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द, फिर प्रिंट होता था, सारी रात काम होता था, ओवरनाइट गुड्स ट्रांसफर हो जाते थे।
तो ये सारी चीजों को हमने इकोनॉमिक वर्कआउट किया और हमने 11 बजे नहीं, हमने सरकार को रिकमेंड किया था 12 बजे करिए, क्योंकि दिन में कोई भी काम करने के लिए 12 बजे इज द मोस्ट शुभ अकॉर्डिंग टू हिंदू प्रिंसिपल। लेकिन वो 12 ना करके इन्होंने अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, तो 12 बजे ना करके सरकार ने हमारी बात सुनी और 11 बजे, और इसका एविडेंस मैं आपसे शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर हम आज की, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आज के बजट के लिए आपको बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था, उसमें 4-5 चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आम आदमी मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकता है, वो ये है कि देखिए अभी जो 5 लाख की जो छूट मिली, 12,500 रुपए का फायदा मिला, लेकिन उन्हीं को मिला जो 5 लाख कमा रहे हैं। सरकार ये कर सकती है जो 2.5 लाख रुपए का जो इसने स्लैब बना रखा है, इसको बढ़ा के 3 लाख रुपए का। ये हम लोगों की ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इस पर हम चाहेंगे कि गौरव, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा हमको समझाइए, एक लेमैन को समझ में आ जाए आसान शब्दों में, उस हिसाब से समझाइए। एंटरिम बजट में क्या कहा गया था और इस बार क्या किया जा सकता है, उससे क्या तब्दीली आएगी, पैसे कितने बच जाएंगे जेब में एक टैक्स पेयर के? देखिए, जो पीयूष गोयल जी ने पीछे किया था वो ये था कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परंतु अगर आपकी इनकम 5,50,000 हो जाती है तो आपको जो पिछले 5 लाख की एग्जेम्पशन थी वो भी चली जाएगी। बेसिकली स्पीकिंग वो एग्जेम्पशन नहीं थी, उसमें पीयूष गोयल जी ने एक सेक्शन 87A में 12,500 की छूट दी थी, जिसको हम 12,500 रुपए रिबेट मानकर 5 लाख तक जो हमारा टैक्स बनता है 2.5 लाख पे 5%, जो कि 12,500 होता है, अगर हम उसमें 87A की छूट दे देंगे तो जो हमारी 5 लाख तक की इनकम है पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। परंतु अगर इसमें हम बाकी और एग्जेम्पशंस भी ऐड कर लेंगे तो ये लगभग हमारी 8.5 लाख तक पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है, जिसमें 2 लाख जो हमारा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है अगर हम वो डाल देंगे तो वो 7 लाख पहुंच जाएगा। 1.5 लाख जो हमारी 80C की डिडक्शंस है वो ऐड कर देंगे तो वो 8.5 लाख पहुंच जाएगा। प्लस अगर हम 80D और करें जो कि मेडिक्लेम है, जो कि आजकल सबके पास होता है, 25,000 की वो छूट और ऐड करेंगे तो हम 8,75,000 तक पहुंच जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी रीजनेबल इनकम लेवल है, और हमारा काफी जो जॉब वाला एम्प्लॉइज हैं वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। परंतु जो भी ये बात चल रही है वो ये चल रही है कि अगर 5 लाख तक सरकार इसको एग्जेम्प्ट कर देती है तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल 5 लाख तक एग्जेम्पशन आ जाएगी, उसके बाद 5 लाख के बाद टैक्स लगना शुरू होगा। परंतु जो अभी है वो ऐसा नहीं है। अभी अगर आपके इनकम 1 रुपया भी एक्सीड होती है 5 लाख से तो आपको 2.5 लाख के बाद टैक्स देना ही होगा। तो इसका मतलब ये 5 लाख तक की जो एग्जेम्पशन लिमिट की हम बात कर रहे थे वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है, तमाम चीजें टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से आपके सामने आ रही है, लेकिन सीधे सरकार का अगर प्रतिनिधित्व हमारे साथ इस पैनल में कोई कर रहा है तो रोहित चहल है, प्रवक्ता है। रोहित, ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम आंकड़ों की बाजीगरी है, आज निर्मला सीतारमण कितनी राहत दे सकती हैं? आप पार्टी से भी जुड़े हैं, बात भी रख रहे हैं, बताएं जरा सा दर्शकों को। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की मोदी जी ने बात की है, तो आप मानिएगा बहुत ही, उन्होंने कहा कि बहुत ही क्रांतिकारी बजट आने वाला है, तो सबका ध्यान रखते हुए जो बजट आएगा उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो खास करके, और जिस तरीके से चाहे वो मजदूर वर्ग हो, सभी का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है आएगा। और खास करके जो हमारे बिजनेस जो है, क्योंकि उसको भी ध्यान रखते हुए, और आगे किस तरीके से। लेकिन कहा जाता है प्रचंड जीत के बाद मिठाई तो फौरन ही मिलनी चाहिए, तो मिठाई फौरन मिलने वाली है कि नहीं, इस पर हमारी निगाह रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। साथ मेरे सहयोगी दिनेश गौतम जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास लोग, जैसा कि मेरे मित्र जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ देश रत्न निगम साहब भी अब इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और बाकी के मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं। अजीत मंडोला साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ अग्रवाल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट इस चर्चा का हिस्सा हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़े हुए हैं जो कि बैंकर हैं। हमारे साथ गौरव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सीधा पहले रुख कर लेते हैं मनोहर का। मनोहर, तमाम देश में सब टकटकी लगाकर 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है, उस पिटारे में से ऐसा क्या निकलता है जो खुशी देता है। दिल्ली क्या सोच रही है, राजनीतिक राजधानी है, यहां पर लोगों को क्या लग रहा है? बिल्कुल राजीव, इस बार की बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मोदी सरकार पार्ट 2 को जिता करके संसद में भेजा है, तो इस बार लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारे साथ हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार क्या उम्मीद है। डॉक्टर सुमित, आप बताएंगे कि जिस प्रकार से मोदी सरकार को आप लोगों ने भेजा, 303 बीजेपी को सिर्फ दिया, तो ऐसे में आप लोग की उम्मीदें भी ज्यादा होगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार का बजट मिलता है, जीडीपी में बहुत कम भूमिका निभा रहा है, तो ऐसे में आप लोग की क्या उम्मीदें हैं?
सर हमारा तो वही है कि WHO का जो जीडीपी वाला परसेंटेज है वो बढ़ के आना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा 2.5 तक होगा जीडीपी, लेकिन जो WHO का क्राइटेरिया कहता है वो 4 से 5% का कहता है। देखते कि कितना आता है इस वक्त में। दूसरा था जो इंटरिम जो बजट था लास्ट में, उसमें 2 चीजें उन्होंने प्रपोज की थी। एक तो जो डॉक्टर के लिए हेल्थ रिस्क हजार्डस अलाउंस था वो प्रपोज्ड है वो, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। दूसरा जो आयुष्मान भारत है उसमें बजट बढ़ के आना चाहिए ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको सुविधा ज्यादा मिल पाए। आप अनुराग क्या कहेंगे जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आयुष्मान का बजट बढ़ करके आना चाहिए, जीडीपी का लगातार बातचीत हो रही है कि 2% से ज्यादा, लेकिन मेन जो है सुविधाओं को लेकर, क्योंकि आप लोग भी लगातार हड़ताल पे जाते रहते हैं। अभी बिहार में चमकी बुखार की स्थिति आपने देखी, 150 से ज्यादा लोगों की बच्चों की मौत हो गई। तो ऐसे में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या उम्मीद है? देखिए, जीडीपी जैसे बता रहे हैं, जीडीपी का जो होना चाहिए, जीडीपी हमारे पास 2018 में 2.4% था, जो कि डिक्रीज हो गया 2019 में 2.1% हो गया अकॉर्डिंग टू द बजट सिनेरियो। तो वो चीज है कि जब आप इतना कम कर दोगे बजट को, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर पाओगे? जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, पेशेंट केयर पॉसिबल नहीं है। पेशेंट केयर पॉसिबल नहीं है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी फ्यूचर में भी। तो उसको संभालने के लिए मोदी सरकार को कम से कम बजट को 5% तक करना चाहिए किसी भी जीडीपी का। चलिए, जीडीपी बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप एक चीज बताएंगे कि मुझे जिस प्रकार से क्या लगातार जो अस्पताल हैं, अस्पताल में जिस तरह की सुविधाएं होती है उसको लेकर के क्या और ज्यादा से ज्यादा एम्स खोलने की जरूरत है? दवाइयां सस्ती होनी चाहिए, क्या उम्मीद? बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए। दवाइयों के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जो गरीब जो आते हैं मरीज, उनको यहाँ पे सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से सारी चीजें हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं राजीव के साथ खड़े हैं, वो हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। हालांकि उनमें से एक शख्स ने यह बात बहुत बखूबी कही कि WHO कहता है कि 4% पर होना चाहिए हेल्थ के लिए बजट, जहां तक उम्मीद है वो 2.5% की उम्मीद है। दिनेश, इस स्थिति में तो हेल्थ का जो फैक्टर है उसे सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके बगैर एक मजबूत देश की कल्पना आप नहीं कर सकते, और इस पर अब एलोकेशंस और बढ़ें, हर कोई ये चाह रहा है। लेकिन इससे पहले आइए, धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र साहब, बैंकों से लोगों को पैसा मिले, मौद्रिक नीति पर बड़ी लोग उम्मीदें टिकाए हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से ईज मिले, ज्यादा लोगों के पास लिक्विड आए और उसके बाद इकोनॉमी को थ्रस्ट मिले, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई को रोके रहना भी एक चुनौती है। इसमें तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, जो बैंकों से कई प्रकार के लोगों को लोन दिए जाते हैं। छोटे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है और कॉर्पोरेट जगत के जो लोग हैं। और चूंकि पिछली सरकार के मैनिफेस्टो के अंदर जो किसानों के लिए और छोटे लोगों के लिए काफी प्रावधान उन्होंने कोशिश की है कि अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा था कि बैंकों में हालत ठीक है, एनपीएस वगैरह अब काबू आने लगे हैं। देखिए, बैंकों के अंदर एक समय था कि 9 लाख करोड़ के एनपीए हो गए थे। अगर आप उस एनपीए का एनालिसिस करेंगे तो जो बड़े एनपीए थे वो केवल एक कॉर्पोरेट जगत की वजह से एनपीए थे। लगभग 72% जो एनपीए था वो 5 मेजर सेक्टर हुआ करते थे, स्टील, टेलीकॉम, एविएशन, माइंस और पावर। दिनेश बहुत बड़ा इशारा दे रहा है सर का जवाब यहाँ पर। जो आपके जो रिटेल के जो बोरोवर्स हुआ करते थे या जो छोटे जो हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, इस प्रकार के जो अगर देखा जाएगा तो एनपीए का स्तर जो है वो 7% था और पर्सनल जो छोटे स्तर के थे 13% से ऊपर वो एनपीए नहीं था। बड़ा एनपीए हमेशा 70% जो रहा है वो बड़े बड़े, और उसमें से भी आप देखिएगा कि लगभग 80 या 90 अकाउंट ऐसे थे जो कि पूरे एनपीए का जो कंट्रीब्यूशन दिया करते थे। 14 कॉर्पोरेट ऐसे थे जो 4 लाख करोड़ के एनपीए उनके नाम पर उपस्थित थे। तो ये एनपीए को इतने प्रकार से जो इतना बड़ा जो उसको फैलाया गया क्या कि बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ गया है, तो उस एनपीए को बढ़ाने के लिए एक काम आदमी आम आदमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट्स उसके लिए जिम्मेदार हैं। और एक बात ये समझ लें, ये इस बारे में सौरभ से मैं बात करना चाहूंगा। सौरभ, इकोनॉमी की हेल्थ है कैसी? कितना स्पेस है निर्मला सीतारमण के पास कि वो तमाम वो चीजें डोल आउट कर पाएं जिसकी लोगों को उम्मीद है? मेरे हिसाब से जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है। जो आर्थिक नीतियां सरकार ने फॉलो की है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको पूरी तरह से रियलिस्टिक मान के हम चल सकते हैं?
हाँ, आर्थिक सर्वे में जो प्रेजेंट हुआ है उसको रियलिस्टिक मान सकते हैं। और देखिए उन्होंने प्रेजेंट भी किया है कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बड़ा है, लगभग 13%, और जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है वो कम हुआ है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो सीतारमण जी के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में, वही हमारा सोर्स होता है। तो अगर आप 17 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो उसको आप कैसे खर्च कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट बड़ी वाइज रही है। और फिस्कल प्रूडेंस, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने कहा कि मेरे पास इतना आ रहा है मैं इतना खर्च करूं, उसी में मैं 3-4 बातें बताऊंगा कि जो आम आदमी को बड़ा फायदा देने वाली है और ऐसा हो सकता है, और वो मेरे हिसाब से सरकार करेगी भी। कृषि के लिए पहले ही कर चुकी है। इस बार सरकार का जो फोकस है वो है कि हम 8% ग्रोथ कैसे लेके आए और इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाए 2025 तक, ताकि ये फिर से वापस पावर में आ सके। वो करने के लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा।